नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करने वाले हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है भारत में अभी तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट हर साल कितनी हुई और उसके हिसाब से निफ्टी का जो ट्रेंड है कैसे रहा। तो मैं 2008 से आपको सब डेटा दिखाऊंगा और उसके हिसाब से आपको ये भी दिखाऊंगा कि निफ्टी ऊपर गया, नीचे गया, कितनी परसेंट पे चला गया। और हम इससे ये भी जान सकते हैं कि अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह से चल रही है और उससे निफ्टी पे कैसे असर होने वाला है। तो फॉरेन इन्वेस्टर होता क्या है कि जो भी पैसा बाहर से इंडिया के अंदर इन्वेस्ट होता है उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो वो दो तरह के होता है, एक तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है या फिर एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि हेज फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, म्यूचुअल फंड, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है और ये जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और इससे मार्केट बहुत ऊपर नीचे होता है और इससे हमको पता भी चलता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। तो चलो अब बात करते हैं हम ईयरली बेसिस पे, बाद में मैं आपको मंथली बेसिस और डेली बेसिस का भी दिखाऊंगा कि आपको ट्रेंड समझ आए। तो शुरू करते हैं 2008 से। 2008 में अगर आपको पता होगा तो रिसेशन चल रहा था, ये रियल एस्टेट मार्केट बबल जो था बस्ट हुआ था यूएस में। रियल एस्टेट का जो इशू चल रहा था उसके कारण सब तरफ रिसेशन था, महामंदी चल रही थी। और उस टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत से निकल गई, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा भारत से बाहर गया। और ये जो इन्वेस्टमेंट की जो फिगर्स है ये नेट फिगर होती है, मतलब कितना इन्वेस्ट हुआ और कितना सेल हुआ, बाय हुआ और सेल हुआ, कितना बाहर गया और कितना अंदर आया, उसका नेट होता है। मतलब जितना पैसा अंदर आए इंडिया के अंदर उससे माइनस अगर बाहर जाने वाला करे तो ये होता है उसका नेट। तो नेट 1 लाख करोड़ 2008 में सेल हुआ। उसके बाद बात करें तो 2009 में 2009 में थोड़ा सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा और उसके कारण मार्केट भी जंप हुआ, ऑलमोस्ट 75% पे निफ्टी गया था। अगर 2008 की बात करें तो निफ्टी 2000 यानी 900 पे चल रहा था, 2900 पे निफ्टी था। आज निफ्टी 17,000 के ऊपर चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बढ़ चुका है। तो इसके बाद 2010 में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ तो उसमें भी मार्केट बढ़ा, लेकिन 2011 में 11 में जो 2011 की तरह थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम हुआ और उसके कारण मार्केट गिर चुका था, 24% गिर चुका था। 2012 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी रही, 1 लाख करोड़ के ऊपर पैसा आया और उससे मार्केट को अच्छी खासी बूस्ट मिली। जो 2008 में दो 3,000 पे था निफ्टी, 2014 यानी 2014 में ऑलमोस्ट 9,000 पे चला गया। तो ये 3 टाइम्स निफ्टी ऑलमोस्ट 6 इयर्स में चला गया। तो आप समझ सकते हो कि कितनी सारी उसमें बढ़ोतरी मिली। लेकिन 2015 से लेकर 2018 तक ऑलमोस्ट निफ्टी में अभी अच्छा खासा बैलेंस रहा और बहुत सारे जो स्मॉल कैप शेयर थे वो कभी बढ़े नहीं, ज़्यादा करके नीचे गए। और उसके अगर आप फॉरेन में भी देखोगे तो 2015 से लेकर 2018 तक, 2018 तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी वो सेल ऑफ हो रहा था। ऑलमोस्ट 2018 में बहुत बड़ा सेल ऑफ हुआ, वो था 73,000 करोड़ का। उसके बाद अगर बात करें 2019 में और 2020 में, इसमें कोविड भी चल रहा था लेकिन फिर भी अच्छा खासा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया और उसके कारण निफ्टी भी बढ़ा। और आप अगर 2019 और 20 की 20 के कुछ महीने को बात करोगे तो हर शेयर्स अच्छा खासा बढ़ चुका था। तो इसके ऐसी ट्रेंड से निफ्टी ऊपर नीचे होता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2021 2021 में जो सेल अप था वो इनिशिएट हुआ था, अच्छा खासा इनिशिएट, ऑलमोस्ट 92,000 करोड़ का सेल ऑफ हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर गई। और 2022 के स्टार्टिंग में 2020 में, अभी 22 में अभी भी चल रहा है, अभी जून अ, हो चुका है, उसके बाद अभी जुलाई भी खत्म हो गया और ऑलमोस्ट 7 मंथ में ही 2022 के 2,82,000 के ऊपर इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जा चुका है। और इसके कारण निफ्टी फिर भी इतना ज़्यादा गिरा नहीं है, लेकिन फिर स्मॉल कैप मिड कैप की कंपनियां बहुत ज़्यादा गिर गई है और अभी निफ्टी चल रहा है 17,000 पे। तो ये 7 मंथ में ही इतना सारा उसका सेल ऑफ हुआ, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से बाहर गया। लेकिन फिर भी अगर
डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बात करें तो इन्होंने ये निफ्टी को रिकवर करके रखा है। अब बात करते हैं हम मंथली बेसिस पे कि हम देखते हैं कि कौन से मंथ में ये सेल ऑफ शुरू हुआ और अभी कैसा मार्केट का ट्रेंड बन चुका है कि ये फिर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी या फिर कम होती जा रही है। तो अभी हम बात करते हैं मंथली बेसिस पे। तो 2022 का अगर बात करें 2022 को, तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये 2021 में 2021 में ऑलमोस्ट अक्टूबर से लेकर या फिर उससे भी पहले ऑलमोस्ट अप्रैल 2021 से लेकर ये सेल ऑफ हो चुका था। और उसका जो रीज़न था, अभी हर तरफ महामंदी का असर दिन चल रहा है, रिसेशन की भी बातें हो रही है, हर तरफ अपनी महंगाई बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है और उसके कारण हर कंट्री इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। उनकी जो बैंक होती है सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया की रिजर्व बैंक है वैसे ही सेंट्रल बैंक होती है, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है ताकि इन्फ्लेशन कम हो जाए। लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा, उसके कारण एक तो मार्केट में टेंशन बना हुआ है और दूसरे कारण इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ता है तो लोग मार्केट से पैसा निकालकर बैंक में जमा करते हैं क्योंकि वो फिक्स रिटर्न मिलता है। तो इसके कारण बहुत बड़ा सेल ऑफ हुआ है। यूएस में अभी अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, तो आप देख सकते हो इसका इफेक्ट इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा देखने को मिला। तो ये शुरू हुआ था ऑलमोस्ट अप्रैल 2021 में सेल ऑफ शुरू हुआ और उसके बाद से बीच में सितंबर में थोड़ा सा पॉजिटिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं था और बड़ा भी नहीं था। और ये जो सेल अप था वो अच्छा खासा रहा, जो कि ऑलमोस्ट ये बहुत ही हिस्ट्री में मतलब 2008 से अगर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा लगता है। उसके बाद जुलाई में थोड़ी सी जो सेल ऑफ था जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो थोड़ा कम हुआ और अगस्त में थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण मार्केट में अभी जो मार्केट है वो भी थोड़ा सा रिकवरी मोड पे आना शुरू हो गया। अगर आप रिसेंटली अगर फॉलो करते होगे तो आपको देखने को मिलता होगा कि मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक करने का सोच रहा है। अभी देखते हैं इसका डेली बेसिस पे कि अगर आपको डेली बेसिस पे देखोगे तो अगस्त में किस तरह का ट्रेंड बन रहा है वो भी देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं डेली बेसिस पे। तो अगर अब यहाँ पे देखो, ये जो जुलाई में था, जुलाई में ऑलमोस्ट 4 जुलाई से पहले सब सेल ऑफ चल रहा था, लेकिन 5 जुलाई को एक दिन मिला था जिसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा देर तक रुका नहीं। लेकिन अगर बात करते हैं हम जुलाई 27 से लेकर, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा रिकवरी दिख रहा है अगर ये अच्छा खासा रह जगह जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर तरफ अभी मार्केट में थोड़ा सा टेंशन बढ़ चुका है। एक तो रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, दूसरा तो रिसेशन का बात चल रही है, तीसरा तो इन्फ्लेशन बहुत हाई है, यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है। उसके कारण इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आ रहा है, मतलब जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो जो भी चीज़ें इंपोर्ट होती है वो डॉलर में ही होती है और डॉलर का रेट बढ़ने से हर चीज़ की रेट बढ़ जाती है, उसको इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसके कारण बहुत सारी जो इकोनॉमीज है वो वीक होती जा रही है। आपने अगर श्रीलंका की बात देखी होगी तो श्रीलंका ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया है। उसके बाद पाकिस्तान भी उसी लाइन पे है, पाकिस्तान को आईएमएफ बेल मिल गई है, लेकिन फिर भी उनके पास रिकवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको करनी पड़ेगी। दूसरे तो म्यांमार भी उसी के इसमें, बांग्लादेश का जो फॉरेन करेंसी है वो डाउन होती, फॉरेन रिजर्व है वो भी डाउन होते जा रहा है। उनका भी कारण वही है कि डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है और बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो उनका जो फॉरेन रिजर्व है वो गिरता ही जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जो इस चीज़ से जूझ रही है। तो अभी मार्केट में ऐसा कोई हाइपर टेंशन बना हुआ है, फिर भी मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक करने का सोच रहा है। और सबसे रिसेंट जो प्रॉब्लम है अभी वो जो चल रही है ताइवान और चाइना का। और ये चाइना अगर इन्वेट कर देता है ताइवान को, ताइवान के साथ अगर वॉर छेड़ देता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ताइवान का जो रूट है, जो सी में जो मिडल में सी से जो ट्रेड होता है, मतलब सी से जो रूट होता है जहाँ से बहुत बड़ी बड़ी शिप जाती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अगर वो बंद हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और उससे सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब होगा और उससे हर चीज़ में महंगाई फिर से बढ़ेगी। दूसरी बात ये होती है कि ताइवान बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, जो कि माइक्रोचिप का एक्सपोर्टर है। ऑलमोस्ट 60% से ऊपर के जो माइक्रोचिप्स होते हैं हर चीज़ में लगने वाले, कंप्यूटर, लैपटॉप, गाड़ियाँ, जो कि कार्स और इसमें, तो ये सब ताइवान एक्सपोर्ट करता है। अगर वॉर होती है तो ऑब्वियसली वो सब कुछ बंद हो जाएगा और वर्ल्ड में और एक बड़ी टेंशन बनेगी। पहले रशिया यूक्रेन चीज जैसे बनी, ये तो उससे बड़ी होगी। और जो इकोनॉमीज है, मतलब सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस है और उसके बाद आती है चाइना की इकोनॉमी। और ये अगर वॉर में डायरेक्टली
इन्वॉल्व होती है तो दुनिया में बहुत बड़ा माहौल बनेगा रिसेशन का। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होती है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है मार्केट पे। और अभी अगर देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा रिकवर होने के मूड में है, लेकिन फिर भी टेंशन बहुत हाई है। तो आप देखते रहिए और सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ सेफ इन्वेस्टिंग गाइस। थैंक यू।